हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। इसको हरित गृह प्रभाव भी बोला जाता है। इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते किसे हैं और इसके वृद्धि से पर्यावरण को क्या नुकसान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ये इन्वायरमेंटल सीरीज का 6वां वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं। मतलब कोई भी ब्रह्मांड का ग्रह या उपग्रह तब तक गर्म नहीं रह सकता जब तक वहाँ पे हरित गृह प्रभाव की घटना न हो। कैसे? हरित गृह प्रभाव जो है वो एक ऐसी घटना है जब सूर्य से प्रकाश आता है तो लघु तरंग के रूप में आता है, लेकिन जब पार्थिव विकिरण से प्रकाश पुनः वायुमंडल से बाहर जाता है तो दीर्घ तरंग के रूप में जाता है। तो दीर्घ तरंग के रूप में प्रकाश जाता है तो पूर्ण रूपेण नहीं जा पाता है। उसको कुछ गैसें, कौन कौन सी गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ये सारी जो गैसें हैं वो टेम्परेचर को अवशोषित कर लेती हैं और दीर्घ तरंग के रूप में उसे जाने नहीं देती हैं, जिससे वायुमंडल का, पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो धरती के लिए, पृथ्वी के लिए आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नामक घटना नहीं होगी तो दिन का टेम्परेचर तो ठीक रहेगा, लेकिन जब रात के समय सूर्य का प्रकाश, पार्थिव विकिरण होगा तब सारा का सारा टेम्परेचर पुनः वापस लौट जाएगा और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम हो जाएगी, जो कि मानव के द्वारा असहनीय होगी। ठीक है। इस ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व के बारे में सबसे पहले 1823 में जोसेफ फूरियर ने बताया था। जोसेफ फूरियर ने, लेकिन इसकी सबसे पहली जो स्पष्ट जानकारी मिली है वो मिली है स्वाते आरेनियस के द्वारा। कब मिली? 1896 में। अब देखिए ये समय कब का है? जब औद्योगिकीकरण का युग एकदम अपने चरम पे है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो समय है वो अपने चरम पे था। तब के समय ये पता चला कि ऐसी भी कोई घटना होती है। ग्रीन हाउस, जिसे कांच का घर या उष्ण गृह भी कहते हैं, मुख्यतः शीत प्रदेशों में जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त होता है, पर्याप्त नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग गलत हो गई है। मुख्यतः शीत प्रदेश में जहाँ सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं होता है, पौधे को उगाने के लिए ऐसे घर बनाए जाते हैं। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं जिसमें क्या किया जाता है, बेसिकली ऊपर से कांच का या फिर प्लास्टिक का छत लगा दिया जाता है, जिससे जब सूर्य की प्रकाश दिन में आती है तो ये कांच जो है वो सूर्य के प्रकाश को, चूँकि सूर्य का प्रकाश आते समय लघु तरंग के रूप में होती है तो उसको अवशोषित कर लेता है कांच का प्रकाश। लेकिन जब इसको छोड़ने की बारी आती है तो जो प्रकाश है वो दीर्घ तरंग के रूप में हो जाती है, अतः जो तापमान है वो बाहर नहीं जा पाता और इसको गर्म रखे रहता है रात के समय भी, जो कि हर एक जीव के लिए, पेड़ पौधों के लिए टेम्परेचर का अनुकूल रहना बहुत ही आवश्यक है। अतः ऐसा प्रयोग अपनाया जाता है। ठीक है। अर्थात इसमें रात में भी टेम्परेचर जो है सामान्य रूप से बना रहता है। तो यही प्रक्रिया वायुमंडल में भी होती है। चूँकि यहाँ पे जो तापमान को रोक रहा है वो है कांच या फिर प्लास्टिक, लेकिन वायुमंडल में देखेंगे तो जो टेम्परेचर को रोकता है वो मुख्य रूप से जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है वो है जलवाष्प। लेकिन जो मानवकृत है, मतलब
मानव खुद से भी बना लेता है उसमें है, सबसे पहले है एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जलवाष्प, तीसरा मीथेन, अन्य भी बहुत सारी गैसें जो कि आने वाले प्रकाश का जो टेम्परेचर रहता है उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं और उसको जाने नहीं देती हैं, अपने अंदर कुछ % उसका अवशोषित कर लेती हैं, जिससे कि पृथ्वी का तापमान सामान्य रूप से अनुकूलतम बना रहता है। समझ में आ गया ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। तो ये मुख्यतः जो ये हरित गृह है, जो ये घर बनाया जाता है, वो बनाया जाता है जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश अधिकतम नहीं आ पाता है, वहाँ पे ये बनाया जाता है इस प्रकार का घर। ठीक है, ऐसे घर वहाँ पे बनाए जाते हैं। अब समझते हैं ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली जो गैसें हैं वो किस अनुपात में वातावरण में पाई जाती हैं। तो जो सबसे पहला है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक पाया जाता है 60%, जो कि 60% टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए यदि सूर्य से 100% एनर्जी आ रही है तो 10% एनर्जी को ही ये गैसें अवशोषित कर पाती हैं, और उस 10% का अगर 100% ले लिया जाए, 10% को अगर 100% मान लिया जाए तो उसका 60% कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, 20% मीथेन करता है, 14% क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है और 5% नाइट्रस ऑक्साइड करता है। और जितना बच गया 100% में से जितना इनको छोड़ के बच गया उतने अन्य गैसें करती हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हैं वो सारे 4 गैसें जो कि मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में अवशोषित करने लगे तापमान को, यदि ये अधिक मात्रा में तापमान को अवशोषित करने लगें तो इससे पर्यावरण के लिए और पृथ्वी के लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। कैसे खतरा होगा, जैसे जैसे ये इनकी मात्रा अधिक होगी ये अधिक तापमान को ऑब्जर्व करेंगे, और जब अधिक तापमान को ऑब्जर्व करेंगे तो पृथ्वी का जो औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और जब बढ़ता जाएगा तो मनुष्य के रहने के अनुकूल ये पृथ्वी नहीं रह जाएगी। कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव समुदाय इस पृथ्वी पर रहने के लिए उनके लिए ये अनुकूलतम नहीं होगा। अतः इसकी वृद्धि से भी खतरा है। इसकी वृद्धि से एक घटना होती है जिसको ग्लोबल वार्मिंग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, और या फिर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।